हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 के मैथ प्रश्नावली 3.1 देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाएं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सरल एवं बंद आकृति क्या होती है। इसको समझने के लिए सबसे पहले किताब में जो उदाहरण दिया हुआ है उसको समझेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है लेसन 3 अध्याय 3 दिया हुआ है ज्यामितीय आकृतियों की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोमेट्रिकल शेप। सबसे पहला है यहाँ पे बहुभुज, पॉलीगन यहाँ पे है। यहाँ पे जो है कुछ आकृति यहाँ पे दिया गया, कुछ यहाँ पे चित्र दिया गया है 1 से लेकर 7 तक, और यहाँ पे दिया है कि आकृति 7 को छोड़कर बाकी सभी आकृति सरल है। अगर आकृति 7 को, अगर इस आकृति को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 6 आकृति है सभी आकृति क्या है, सरल है, क्योंकि ये कहीं भी स्वयं को नहीं काटती है। ये जो 6 आकृति है ये 6 आकृति स्वयं को कहीं भी नहीं काटती है। तो सरल आकृति की परिभाषा क्या होगा, सरल आकृति का परिभाषा हो जाएगा कि वैसी आकृति जो स्वयं को कहीं भी नहीं काटती है उसे सरल आकृति कहते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, वैसी आकृति जो स्वयं को कहीं नहीं काटती है उसे सरल आकृति कहते हैं। और जो आकृति चारों तरफ से बंद हो, बंद आकृति कहलाता है। जैसे कि अगर हम एक त्रिभुज का उदाहरण लेंगे तो यहाँ पे त्रिभुज जो है चारों तरफ से बंद है, इसलिए इसको बोलेंगे बंद आकृति। यहाँ पर अगर एक वर्ग लेते हैं तो यहाँ पे चारों तरफ से क्या है, अगर वर्ग बंद है तो इसको बोलेंगे बंद आकृति। लेकिन यहाँ पे अगर कोई आकृति खुला है तो उसको बोलेंगे खुला आकृति। यहाँ पे देख सकते हैं, उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। तो सरल आकृति किसे कहते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि वैसी आकृति जो स्वयं को नहीं काटती है वह जो है सरल आकृति कहलाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे, आगे जो दिया हुआ है यहाँ पे है बहुभुज का अभ्यंतर एवं बहिर्भाग। अभ्यंतर को बोलते हैं इंटीरियर एंड बहिर्भाग यानी बाहर वाले भाग को बोलते हैं एक्सटीरियर। यहाँ पे चित्र दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पे इस चित्र के अंदर कुछ जो है खरगोश है, तो यहाँ पे आकृति के अंदर को अभ्यंतर बोला जाता है और इसके बाहर वाले भाग को बोला जाता है बहिर्भाग। यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक त्रिभुज लेते हैं और यहाँ पे जैसे हम लिख दिए ए और यहाँ पे लिख दिए बी। तो ए कहाँ स्थित है, तो ए जो स्थित है त्रिभुज के अंदर यानी कि अभ्यंतर में स्थित है, और बी कहाँ स्थित है, तो त्रिभुज के बाहर, तो बाहर यानी कि बहिर्भाग में स्थित है। अगला हम लोग देखेंगे सम एवं विषम बहुभुज। सम एवं विषम बहुभुज क्या होता है, जब बहुभुज में सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण समान माप के हो तो वह सम बहुभुज कहलाता है। सम बहुभुज का परिभाषा यहाँ पर दिया हुआ है कि जब बहुभुज में सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण समान माप के हो तो वह सम बहुभुज कहलाता है। यहाँ पे दिया है कि वर्ग एवं समबाहु त्रिभुज सम बहुभुज के उदाहरण है। एक वर्ग हो सकता है और एक जो है समबाहु त्रिभुज इसका उदाहरण हो सकता है। समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज होता है जिसके सभी भुज आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पे एक हम त्रिभुज लिए, इसका नाम देते हैं ए बी और सी। यहाँ पे जो एंगल बनेगा 60 डिग्री होगा, यहाँ पर भी 60 डिग्री होगा और यहाँ पर भी क्या होगा 60 डिग्री होगा। वैसा बहुभुज दिया है कि वैसा बहुभुज जिसके सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण क्या हो, समान माप के हो। अगर यहाँ पे एक वर्ग लेते हैं तो इस वर्ग के सभी अंतःकोण कितना होगा, 90 डिग्री। यहाँ पर होगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री और यहाँ पर भी 90 डिग्री। तो यहाँ पर सम बहुभुज का उदाहरण मिला। अब बात करते हैं कि विषम बहुभुज किसे कहते हैं। तो वैसा बहुभुज जिसके सभी अंतःकोण और जो भुजा हो समान माप के नहीं होगा उसे हम लोग बोलेंगे विषम बहुभुज। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों की माप का योग। अगर हमें बहुभुज के अंतःकोणों का माप का योग निकालना हो तो उसका सूत्र क्या होता है, 2
इंटू एन माइनस टू, और यहाँ पे है समकोण। समकोण किसे कहते हैं? तो 90 डिग्री को बोलते हैं समकोण। तो अगर हमें बहुभुज के अंतर कोणों का माप निकालना हो तो इस फार्मूला का अप्लाई करेंगे, 2 इंटू एन माइनस टू, और यहाँ पे है समकोण है। आगे हम लोग देखेंगे, अब फर्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे है, सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए इनके प्रमुख गुणों को समझाइए। तो सरल एवं बंद आकृति क्या होता है, अभी उदाहरण के माध्यम से हम समझाएं। एक बार और यहाँ पे देख लीजिए, दिया है कि वैसी आकृति जो स्वयं को कहीं नहीं काटती है उसे सरल आकृति कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो दिया गया आकृति है यह सरल आकृति है, जो स्वयं को कहीं नहीं काट रहा है। लेकिन एक ऐसे आकृति लेते हैं, यह जो है स्वयं को काट रहा है, इसलिए सरल आकृति नहीं है। अगला यहाँ पे है, निम्न आकृतियों में से पहचान करें कौन सी सरल है। सबसे पहले हम लोग पहचान करेंगे कि कौन सी आकृति सरल है। तो सरल आकृति क्या होती है, जो स्वयं को कहीं भी प्रतिच्छेद ना करे, स्वयं को कहीं भी ना काटे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यह जो आकृति है तीसरा नंबर, यह स्वयं को यहाँ पे काट रहा है, इसलिए यह आकृति सरल नहीं है। यहाँ पे पहला आकृति, दूसरा और तीसरा जो आकृति है सरल आकृति है। उसके बाद बोला है कौन सी बंद है, इन आकृति में से कौन कौन आकृति बंद है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे ई बंद आकृति है, यहाँ पर जो है ई भी क्या है, बंद आकृति है। तो पहला और यहाँ पे चौथा, ये दोनों क्या है, बंद आकृति है। उसके बाद बोला है कि कौन सी खुली, इसमें कौन कौन आकृति खुला है। तो खुला आकृति यहाँ पे दूसरा नंबर, वैसी आकृति जो बंद नहीं हो उसे बोलते हैं खुली आकृति। तो यहाँ पे देखेंगे दूसरा आकृति खुली आकृति है और तीसरा आकृति क्या है, खुली आकृति है। अगला बोला है कौन सी उत्तल एवं कौन सी अवतल आकृति है। कौन सी आकृति इसमें उत्तल है और कौन सी आकृति अवतल है, इसको हम लोग समझेंगे उदाहरण के माध्यम से, जो किताब में दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि ऊपर के तीनों बहुभुज में हम विकर्ण खींचे तो तीसरे बहुभुज का एक विकर्ण जो शीर्ष ए एवं सी को मिलाता है। यहाँ पे जो तीसरा जो बहुभुज है ना, इसका जो शीर्ष है ए एवं सी को मिलाता है, बहुभुज के बाहर होगा। यह एक अवतल बहुभुज का उदाहरण है। यहाँ पर इस आकृति के माध्यम से हम लोग समझेंगे वैसा आकृति जो अंदर के तरफ, यहाँ पे जो तीसरा नंबर आकृति है यह अंदर के तरफ बना हुआ है। तो जो आकृति अंदर के तरफ बना हो उसे हम लोग कहेंगे अवतल आकृति, और जो आकृति बाहर की तरफ, यहाँ पे अगर फर्स्ट नंबर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर यह आकृति बाहर की तरफ निकला हुआ है तो इसे बोलेंगे उत्तल आकृति, और जो तीसरा नंबर है ये अंदर की तरफ बना हुआ है, इसे बोलेंगे अवतल आकृति। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि कौन सी उत्तल एवं कौन सी अवतल आकृति है, तो यहाँ पर जो पहला है यह बाहर की तरफ बना हुआ है तो इसको बोलेंगे उत्तल आकृति, और यहाँ पे जो घ नंबर है यह अंदर की तरफ बना हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे अवतल आकृति बोलेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए तथा उनके सभी संभावित विकर्ण खींचिए। यहाँ पे जो बहुभुज दिया गया है इसका नाम लिखना है और सभी के संभावित विकर्ण खींचना है। यहाँ पर इस बहुभुज को कॉपी में बनाते हैं और उसके बाद इसका विकर्ण खींच के इसका नाम देंगे हम लोग। सबसे पहले इस आकृति को हम लोग एक कॉपी में बनाएंगे, और यहाँ पर अगर इसका नाम देते हैं तो ए बी सी डी ई यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा एफ। यहाँ पे जो पहला विकर्ण खींचेंगे यहाँ पर हो गया एक, यहाँ पे दूसरा यहाँ पे हो जाएगा, और जो तीसरा विकर्ण होगा यहाँ पे खींचेंगे, और इसके बाद चौथा नंबर विकर्ण यहाँ पे हो गया। अभी तक कुल कितना विकर्ण हुआ, 4 विकर्ण। यहाँ से एक और विकर्ण खींचेंगे, 5वां विकर्ण होगा। यहाँ से एक और विकर्ण खींचेंगे तो कितना विकर्ण हो गया, 6 विकर्ण हो गया। अब यहाँ से एक विकर्ण खींचेंगे,
7 हो जाएगा, यहाँ से खींचेंगे 8 विकर्ण होगा, और यहाँ से एक सीधा विकर्ण खींचेंगे, तो कुल मिलाकर यहाँ पर विकर्णों की संख्या कितना हो गया, तो 9। तो विकर्णों की संख्या कितना होगा, 9 होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, नीचे के चित्र में कुछ कारें खड़ी है। यहाँ पे जो चित्र दिया गया है, यहाँ पे कुछ कारें खड़ी हैं, बीच में चौकोर आकार का मैदान है, और बीच में जो है चौकोर आकार का मैदान है। बताइए कि कितनी कार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर भाग में है। कितनी जो कार है इस मैदान के अभ्यंतर, अभ्यंतर का मतलब होता है कि अंदर, और उसके बाद बोला है कितनी बहिर्भाग है। बहिर्भाग का मतलब होता है बाहर वाले भाग में कितना कार स्थित है, और अभ्यंतर यानी कि इसमें अंदर कितना कार है। तो सबसे पहले हम लोग अभ्यंतर निकालेंगे। तो अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर, अंदर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। अंदर जो है कुल कार का संख्या कितना है, तो अभ्यंतर में लिख देंगे हम लोग 5। अभ्यंतर में लिख देंगे 5। अब बोला है कि बहिर्भाग यानी कि बाहर, बाहर कितना कार है, तो बाहर यहाँ पे गिनेंगे 1 2 और 1 3। तो बहिर्भाग में आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, नीचे के 2 कॉलम में से एक में बहुभुज का नाम तथा दूसरे में उसके अंतःकोणों के भुजाओं की मापों का योग दिया गया है। बहुभुज के नाम को उनके अंतःकोणों के माप के योग से मिलान कीजिए। इसको जो है मिलान करना है, और यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि बोला है यहाँ पे बहुभुज के अंतःकोण। तो अंतःकोण ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, वह क्या होता है, वह होता है 2 इंटू n-2, और यहाँ पे लिखेंगे 90। तो सबसे पहला जो है, सबसे पहला क्या है, त्रिभुज है। तो त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितना होता है, 3। 3 भुजा से बना आकृति को त्रिभुज बोलते हैं, और 4 भुजा से बने आकृति को चतुर्भुज, और 5 भुजा से बने आकृति को क्या बोलेंगे, पंचभुज बोलेंगे, पंचभुज बोलेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज में भुजाओं की संख्या 3 होता है, और यहाँ पर जो n होता है वह भुजाओं की संख्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम 2 लिखते हैं, और यहाँ पे n भुजाओं की संख्या है, भुजा त्रिभुज में कितना होता है, 3। यहाँ पे लिखेंगे 2, और यहाँ पे कितना से गुना कर देंगे, 90 से। यहाँ पे देख सकते हैं 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, और 1 में 2 से गुना करेंगे, 2 1 कम 2, और यहाँ पे 90 है तो 90 यहाँ पे गुना करेंगे। 90 गुना कितना होता है, 180। 9 गुना 18 कर देंगे, और एक 0 दे देंगे, यानी कि 180। तो यहाँ पे त्रिभुज होगा, इसका मिलान हम लोग किसमें करेंगे, 180 डिग्री में। अब है पंचभुज। पंचभुज में भुजाओं की संख्या कितना होता है, तो 5। जैसा नाम होगा वैसा ही भुजा की संख्या होगा। पंचभुज का मतलब होता है 5, तो पंचभुज में भुजाओं की संख्या होता है 5। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो अंतःकोणों का माप का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू n-2। यहाँ पे होता है समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2। n का मतलब होता है कि भुजाओं की संख्या। तो पंचभुज में कितना भुजा होता है, 5 होता है। तो लिखेंगे 5 माइनस 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 90। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2 लिखे हैं, 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 3 बचेगा। तो 3 से गुना कर देंगे, यहाँ पे कितना है, 90। 2 में 3 से गुना करेंगे, 2 3 6, और 6 में 9 से गुना करेंगे, 9 6 क्या होता है, 54। यहाँ पे 0 है तो 0 दे देंगे, यानी कि पंचभुज का यहाँ पे क्या होगा, अंतःकोणों का योग 540 होगा। अगला जो है हम लोग देखेंगे इसका, यहाँ पे तीसरा नंबर, तीसरा में है सप्तभुज। सप्तभुज यानी कि भुजाओं का संख्या कितना हो जाएगा, 7। तो इसको कैसे निकाल लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर लिखेंगे 2n-2, यहाँ पे समकोण यानी कि 90 लिखेंगे। हमको निकालना है सप्तभुज। सप्तभुज n का मतलब होता है भुजाओं की संख्या। तो सप्तभुज में भुजाओं की संख्या कितना होता है, 7 माइनस 2 करेंगे, 90 है तो क्या लिख देंगे, 90 लिख देंगे। ये 2 लिखेंगे गुना 7 में से 2 घटाएंगे
तो क्या बचेगा 5 बचेगा। और गुना कितना है 90। 2 में 5 से गुना करेंगे 5 दूना 10 और 10 में 9 से गुना करेंगे 10 नवा 90। एक यहाँ पे 0 है और यहाँ पे डिग्री देंगे, यानी कि सप्तभुज के अंतःकोणों का मापों का योग कितना होता है 900 डिग्री। अगला है नौभुज। नौभुज यानी कि भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा 9। तो नौभुज यानी कि भुजाओं की संख्या 9 हो जाएगा। यहाँ पे इसको निकालेंगे हम लोग। सूत्र होता है 2n-2, यहाँ पे समकोण यानी कि 90। समकोण का मतलब होता है कि 90। यहाँ पर लिखेंगे 2 और बोला है नौभुज यानी भुजाओं की संख्या कितना है 9-2 और यहाँ पर क्या करेंगे 90। 9 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 7 बचेगा और 7 में 2 से गुना करेंगे 14 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है 90। तो यहाँ पे गुना करेंगे 14 9 कितना होता है 14 9 होता है 126। यहाँ पे एक 0 है तो एक 0 देंगे और यहाँ पे डिग्री दे देंगे कितना हो जाएगा 1260। अब लास्ट में बचा है षटभुज। षटभुज षटभुज का मतलब होता है 6 भुजा, वैसा भुज जिसमें भुजाओं की संख्या कितना हो 6 है। तो इसको निकालने के लिए यही सी फार्मूला का अप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ पे 2n-2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 90 लिखेंगे। 2 यहाँ पे लिखेंगे n यानी कि भुजाओं की संख्या और षटभुज में कितना भुजा होता है 6 होता है, -2 लिखेंगे गुना 90 से करेंगे। 6 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 4। 4 दूना 8 हो जाएगा और 9 यहाँ पे लिखेंगे। तो 9 क्या होता है 72 और यहाँ पे 0 है 0 दे देंगे डिग्री यानी कि 720 डिग्री। यहाँ पे षटभुज को जो है हम लोग कहाँ मिलाएंगे 720 डिग्री में। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक बहुभुज के अंतःकोणों के मापों का योग। एक बहुभुज है और जिसके अंतःकोणों के मापों का योग कितना है 540 डिग्री है, उसमें कितनी भुजाएं हैं बताइए। यहाँ पर बहुभुज के अंतःकोणों के माप का योग दिया हुआ है और निकालना है हम लोग को उसके भुजाओं की संख्या। तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे बहुभुज के अंतःकोणों के माप। बहुभुज के अंतःकोणों के मापों का योग। तो बहुभुज के अंतःकोणों के मापों का योग कितना दिया 540 डिग्री। हम लोग को पता है कि बहुभुज के अंतःकोणों के माप का योग का सूत्र क्या होता है 2n-2। यहाँ पे होगा 90 और बराबर को उधर लिखेंगे 540 दिया हुआ है, बनाते समय डिग्री नहीं देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2 है तो 2 लिखेंगे n, यहाँ पे n के स्थान पर क्या लिखेंगे n-2। यहाँ पे बराबर देंगे 540। यहाँ पे जो 90 है गुना में है और बराबर किधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 9 क्या होता है 54। यहाँ पे 2 में n से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2n और 2 में 2 से गुना करेंगे 2 दूना क्या हो जाएगा 4। बराबर को उधर क्या है 6 है, यहाँ पर लिखेंगे 2n बराबर ये 6 अपने स्थान पर, माइनस को बराबर के उधर भेजते हैं तो माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। और देख सकते हैं 2n बराबर 6 और 4 क्या हो जाएगा 10। अब यहाँ पर n बराबर 10 अपने स्थान पर, ये 2 है गुना में, बराबर के इधर आएगा तो भाग में होगा, 2 बचे क्या होता है 10। तो यहाँ पर जो भुजाओं का संख्या होगा वह कितना होगा 5 होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे लास्ट यानी कि 7 नंबर। एक सम बहुभुज की 8 भुजाएं हैं। एक सम बहुभुज है जिसकी कुल कितनी भुजाएं हैं 8 भुजाएं हैं। उसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए और प्रत्येक अंतःकोण कितने माप का होगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे
समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितना दिया हुआ 8 है। बोला है प्रत्येक बाह्य कोण की माप, यहाँ पर लिखेंगे बाह्य कोण की माप। तो किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण के माप का योग होता है 360 डिग्री। अब क्या करेंगे, यहाँ पर प्रत्येक बाह्य कोण का माप निकालना है। लिखेंगे प्रत्येक बाह्य कोण की माप, लिखेंगे 360 और यहाँ पे भाग करेंगे 8 से। 8 से इसलिए भाग करेंगे कि यहाँ पे भुजाओं की संख्या दिया हुआ 8, तो 8 से कटाएंगे, 8 चौका क्या होता है 32। यहाँ पे 8 चौका 32, 0 और 4 40 होगा, 8 पे से क्या हो जाएगा 40। तो प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना होगा 45 डिग्री। अब बोला है प्रत्येक अंतः कोण कितने माप के होंगे, यहाँ पर लिखेंगे अंतः कोणों का योग। अंतः कोणों का योग निकालेंगे। सबसे पहले अंतः कोणों का योग निकालने के लिए कौन सा सूत्र लिखेंगे, तो यही 2, यहाँ पर लिखेंगे n-2, यहाँ पे समकोण यानी कि 90, यहाँ पे 2 लिखेंगे। n का मतलब होता है कि भुजाओं की संख्या, और भुजाओं की संख्या दिया कितना है यहाँ पे 8, तो लिखेंगे 8-2, यहाँ पर क्या लिखेंगे 90। यहाँ पे 2, 8 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा 6, और यहाँ पर लिखेंगे 90। 6 दूना क्या होता है 12, और यहाँ पर क्या है 90। 12 नवा कितना होता है 108, 0 है 0 देंगे, यानी कि कितना हो गया 1080। अब निकालेंगे प्रत्येक अंतःकोण, लिखेंगे प्रत्येक अंतःकोण। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल कितना है 280, इसमें 8 से भाग करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 एकम 8, इसमें से 2 बचेगा 2 और 8 28 होगा, 8 3 24, 4 0 40 होगा, 8 5 40। इसका जो आंसर होगा कितना होगा 135 डिग्री।